एक सवाल। अगर आपकी अपनी सेना को ये नहीं पता कि दुश्मन कहाँ है, तो वो लड़ेगी किससे? यही हुआ था 1987 में श्रीलंका के जंगलों में, जहां भारत के सबसे बहादुर जवान एक ऐसी जंग में उतरे थे जिसकी तैयारी शायद पूरी नहीं थी। अक्टूबर 1987, उत्तरी श्रीलंका का जाफना शहर। हवा में बारूद की गंध थी, सड़कों पर सन्नाटा था, और उन तंग गलियों में पुराने मकानों की आड़ में लिट्टे के लड़ाके छुपे बैठे थे, अपनी राइफलें तान कर। और उन्हीं गलियों में घुस रहे थे भारतीय सेना के जवान, ऑपरेशन पवन के नाम पर। लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता थी, वो किस इमारत में घुसे, किस गली में दुश्मन है, किस छत पर स्नाइपर बैठा है। और इसकी वजह थी एक खामोश अदृश्य विफलता। भारतीय सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल की भारी कमी। आज हम उस कहानी में जाएंगे जो इतिहास की किताबों में दबी है, जो शायद आपने कभी पूरी नहीं सुनी। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1983, श्रीलंका में तमिल और सिंहली समुदाय के बीच खून की होली शुरू हुई। ब्लैक जुलाई, जब सिंहली भीड़ ने तमिलों के घर जलाए, दुकानें लूटी और सैकड़ों लोगों को मार डाला। इस हिंसा ने एक संगठन को जन्म दिया, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, वेलुपिल्लाई प्रभाकरिन की अगुवाई में। और भारत की तमिलनाडु सरकार और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दोनों ने लिट्टे को शुरुआत में समर्थन दिया, ट्रेनिंग दी, हथियार दिए। ये राजनीति थी, तमिल वोट बैंक था और श्रीलंका पर दबाव बनाने का जरिया था। लेकिन 1987 तक हालात बदल गए। लिट्टे इतना ताकतवर हो गया था कि अब वो भारत के कंट्रोल में नहीं था, और श्रीलंका की सरकार ने जाफना पर सैन्य घेराबंदी शुरू कर दी थी। राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच एक समझौता हुआ, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड, जुलाई 1987। इस समझौते के तहत भारत को श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजनी थी, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। मिशन था लिट्टे को निशस्त्र करना, शांति बहाल करना। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। IPKF जब श्रीलंका पहुंची तो उसे एक बड़ी उम्मीद थी कि लिट्टे शांति से हथियार डाल देगा, कि रॉ ने जो रिश्ते बनाए हैं वो काम आएंगे, कि जो इंटेलिजेंस मिलेगी वो जमीनी हकीकत से मेल खाएगी। लेकिन इनमें से कुछ नहीं हुआ। पहली बात, प्रभाकरन में हथियार डालने से इनकार कर दिया। उसे ये समझौता मंजूर नहीं था। उसे लग रहा था कि भारत ने उसे धोखा दिया है। दूसरी बात, रॉ और सेना के बीच जो खाई थी वो अब खुलकर सामने आ गई। यहां रुककर सोचिए, भारत की सेना एक ऐसे देश में जा रही है, विदेशी जमीन पर, जहां उसे उस संगठन से लड़ना है जिसे कुछ साल पहले भारत ने ही खड़ा किया था, जिसकी ट्रेनिंग हमारे लोगों ने दी थी, जिसके हथियार कहीं ना कहीं हमारे रास्ते आए थे। और अब उसी संगठन के बारे में सेना को इंटेलिजेंस चाहिए थी। रॉ के पास जानकारी थी, पर क्या वो जानकारी सेना तक पहुंची पूरी तरह, समय पर? यही सबसे बड़ा सवाल है। अक्टूबर 1987, ऑपरेशन पवन शुरू हुआ। लक्ष्य था जाफना शहर और जाफना यूनिवर्सिटी पर कब्जा करना, जहां लिट्टे के लड़ाके मोर्चा संभाले हुए थे। सेना ने सोचा 3 दिन में काम हो जाएगा। 3 दिन। लेकिन ये लड़ाई 3 दिन में नहीं, 3 हफ्तों में भी नहीं खत्म हुई। और इसकी वजह थी वो जानकारी जो मिली नहीं, या जो मिली वो गलत थी। जब भारतीय पैराट्रूपर्स जाफना की गलियों में उतरे तो उन्हें उम्मीद थी कि लिट्टे के लड़ाके खुले मैदान में लड़ेंगे। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। लिट्टे ने शहर को एक किले में बदल दिया था। घरों की दीवारों में छेद कर दिए थे ताकि एक घर से दूसरे घर में बिना सड़क पर आए जाया जा सके। सुरंगें बनाई गई थीं, छतों पर स्नाइपर तैनात थे, हर गली एक जाल थी। और भारतीय जवान, वो इस अर्बन वॉरफेयर यानी शहरी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया था। उस वक्त के कई सैन्य अधिकारियों ने बाद में कहा, हमें जो नक्शे मिले वो पुराने थे, हमें जो इंटेलिजेंस मिली वो अधूरी थी, हमें ये नहीं पता था कि दुश्मन किस हद तक तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक IPKF की कुछ यूनिट्स को तो जाफना के सटीक नक्शे भी नहीं दिए गए थे। सोचिए, एक अनजान शहर, अंधेरी रातें और दुश्मन हर कोने में। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक भूल भुलैया थी। अब एक और परत,
रॉ ने सालों तक लिट्टे के भीतर अपने सूत्र बनाए थे। कुछ लिट्टे कमांडर रॉ के संपर्क में थे, लेकिन जब ऑपरेशन पवन शुरू हुआ तो ये सूत्र काम के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लिट्टे को पहले से पता था कि भारत अब उनका दुश्मन बन सकता है। प्रभाकरन ने अपने संगठन के भीतर सूचना को इस कदर नियंत्रित किया कि रॉ के सूत्र या तो कट गए या उन्हें गलत जानकारी मिलने लगी। इसे कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन, झूठी सूचना। और जब आप झूठी सूचना के आधार पर फैसले करते हैं तो नतीजे भयावह होते हैं। एक घटना, अक्टूबर 1987 की शुरुआत। एक आईपीकेएफ की टुकड़ी जाफना यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें बताया गया था कि रास्ता साफ है, लेकिन वो साफ नहीं था। लिट्टे के लड़ाके पहले से घात लगाए बैठे थे। उस हमले में कई भारतीय जवान शहीद हुए। ये कोई युद्ध की दुर्घटना नहीं थी, ये इंटेलिजेंस की विफलता थी। और यहां आती है सबसे दर्दनाक सच्चाई। जो जवान उन गलियों में लड़ रहे थे वो भारत के सबसे ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, पैराट्रूपर्स, स्पेशल फोर्सेस। उनकी बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, कमी थी सिस्टम में। एक तरफ रॉ थी जिसके पास जानकारी थी पर जो सेना से सीधे कम्युनिकेट नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ सेना थी जो जमीन पर लड़ रही थी लेकिन जिसे सही समय पर सही जानकारी नहीं मिल रही थी। इन दोनों के बीच एक दीवार थी, एक ब्यूरोक्रेटिक दीवार, एक टफ वॉर, यानी कौन किसको क्या बताए इसकी खींचतान। और उस दीवार की कीमत चुकाई उन जवानों ने। आईपीकेएफ के कई पूर्व अधिकारियों जिन्होंने बाद में किताबें लिखी या इंटरव्यू दिए, उन्होंने यही कहा, हमें ऑपरेशन से पहले पर्याप्त ब्रीफिंग नहीं मिली। इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल प्लानिंग के बीच कोई रियल टाइम कोऑर्डिनेशन नहीं था। जो जानकारी मिलती थी या तो देर से आती थी या इनकम्प्लीट होती थी। ये कोई एक अधिकारी की शिकायत नहीं थी, ये एक पैटर्न था। और इस पैटर्न का नतीजा क्या? ऑपरेशन पवन, जो 3 दिन में खत्म होना था, महीनों तक खिंचता रहा। आईपीकेएफ के करीब 1200 से ज्यादा जवान इस पूरे मिशन में शहीद हुए, हजारों घायल हुए और अंत में 1990 में भारत को श्रीलंका से बिना किसी ठोस नतीजे के वापस आना पड़ा। अब सोचिए, क्या ये सब टाला जा सकता था? कुछ हद तक हाँ। अगर रॉ और सेना के बीच एक स्ट्रक्चर्ड रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म होता, अगर ऑपरेशन से पहले प्रॉपर थ्रेट असेसमेंट किया जाता, अगर जवानों को शहरी युद्ध के लिए स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता और उन्हें सटीक नक्शे और दुश्मन की पोजीशनिंग की जानकारी दी जाती, अगर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्लानिंग एक साथ चलती। लेकिन ये अगर की दुनिया है, असलियत में ये सब नहीं हुआ। यहां एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, राजनीतिक दबाव। राजीव गांधी सरकार चाहती थी कि ऑपरेशन जल्दी खत्म हो, कोई बड़ा कंट्रोवर्सी न हो, श्रीलंका में भारत की छवि पीस कीपिंग की बनी रहे। इस राजनीतिक जल्दबाजी ने मिलिट्री प्लानिंग को अफेक्ट किया। जब ऊपर से दबाव होता है कि जल्दी करो, तो नीचे वाले प्लानिंग छोड़कर एक्शन में कूद जाते हैं, और एक्शन बिना प्लानिंग के अंधेरे में चलने जैसा है। एक और सच, लिट्टे को पता था, प्रभाकरन को खबर मिल चुकी थी कि आईपीकेएफ कब और कैसे आएगी। उसने उसी हिसाब से अपनी तैयारी की। मतलब हमारी तरफ से जानकारी लीक हुई। यह भी इंटेल फेलियर का हिस्सा था। इस पूरी कहानी में एक चीज बार बार सामने आती है, कोऑर्डिनेशन। सिर्फ कोऑर्डिनेशन। दुनिया के सबसे बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि जो लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं और जो लोग जमीन पर लड़ते हैं वो एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही लय में चलते हैं। 1987 में वो लय टूटी हुई थी। आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऑपरेशन पवन सिर्फ एक मिलिट्री कैंपेन नहीं है, ये एक सबक है। ये सबक है कि बहादुरी काफी नहीं होती, बहादुरी के साथ चाहिए सही जानकारी, सही समय पर। यह सबक है कि सेना और खुफिया एजेंसियां, चाहे वो कितनी भी अलग अलग काम करें, जब जमीन पर लड़ाई हो तो उन्हें एक होना पड़ता है। ये सबक है कि राजनीति और सेना को एक दूसरे की सीमाएं समझनी होती हैं। और सबसे जरूरी सबक क्या? वो जवान जो जाफना की उन गलियों में लड़े, जो अपनी जान दे गए, जो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान जमीन पर बिना पूरी तैयारी के भी लड़ते रहे, उनके साथ न्याय तभी होगा जब हम ये माने कि गलतियां हुईं, जब हम ये माने कि सिस्टम ने उन्हें एक बार नाकाम किया, और जब हम ये तय करें कि ये दोबारा नहीं होगा। ऑपरेशन पवन, एक मिशन जो अधूरा रहा, एक सबक जो हमेशा याद रहना चाहिए,
और उन जवानों की कुर्बानी जो इतिहास के उन पन्नों में दफन है जिन्हें हम अक्सर पलटते नहीं। आज उन्हें याद करना यही हमारा फर्ज है।